नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिमालय। हिमालय ये एक कविता है और इस कविता का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। हिमालय इस कविता के कवि है घमंडीलाल अग्रवाल जी। हिमालय यह जो शब्द है वह संस्कृत के दो शब्द से बना है, अर्थात हिम और आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ, और आलय का अर्थ होता है घर। तो हिमालय का अर्थ संस्कृत से लिया हुआ शब्द है और जिसका अर्थ होगा बर्फ का घर। अब हम कविता के अगले काव्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे। कविता के अगले काव्यांश को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि कविता के पहले दो काव्यांश को हमने इसके पहले सेशन में पढ़ा है। हिमालय पर्वत जो है सदियों से हमारे देश की रक्षा करता आ रहा है। दुश्मन राज्यों को या उनके आक्रमणों को आने से हिमालय पर्वत रोकता आ रहा है और इस प्रकार वह हमारी सुरक्षा एक देश सेवक के रूप में करता है। जिस प्रकार से हमारे देश की सीमाओं पर जवान दिन रात युद्ध करते हुए हमारे देश की और देशवासियों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हिमालय हमारे देश की रक्षा अन्य जो दुश्मन राज्य है उनके आक्रमणों से करते रहते हैं। दुश्मनों ने कई वर्षों से हमारे देश पर आक्रमण करने की चेष्टाएं की है, लेकिन हिमालय ने उन्हें हर बार चुनौती दी तथा उत्तर दिशा से आने वाली जो बर्फीली हवा है उस हवा से भी भारत की रक्षा हिमालय पर्वत हमेशा से करता आ रहा है। अब हम कविता के अगले काव्यांश को विस्तार से पढ़ते हैं। अगला कविता का काव्यांश है, जड़ी बूटियां मिले यहाँ पर, दृश्य यहाँ के सुंदर सुखकर, उत्तर दिशा देश की कायम, खुश हो रहे देखकर अंबर, सतरंगी सपनों की आभा, उम्मीदों का खड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी है एक जगह पर खड़ा हिमालय। कविता के अगले काव्यांश में कवि कहते कि जड़ी बूटियां मिले यहाँ पर। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने हिमालय पर्वत की रचना के बारे में पढ़ा है, उसकी भौगोलिक रचना अगर आप पढ़ेंगे, भूगोल में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसके चारों ओर से अन्य जो देश है वह प्राकृतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मनुष्य को या सजीव सृष्टि को अगर देखा जाए तो प्रमुख जल स्रोत जो है वह नदियां जो है वह हिमालय पर्वत से ही होकर बहती है। उसी प्रकार तरह तरह की जड़ी और बूटियां भी हमें हिमालय पर्वत की ओर से मिलती रहती है। अब जड़ी बूटियों का अर्थ क्या होता है कि जो औषधीय वनस्पतियां होती है, औषधियों के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो पेड़ पौधे की जड़ होते हैं, उनकी पत्तियां होती, पेड़ पौधे की पत्तियां, फल, बीज आदि, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत के अंतर्गत जो तरह तरह के पेड़ और पौधे हैं, वे हर पेड़ पौधे एक जड़ी बूटी के रूप में, एक औषधि वनस्पति के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हिमालय अपने हर कर्तव्य को निभा रहा है, अपने हर अंग प्रत्यंग का उपयोग वह देशवासियों के लिए, देश के जनता के हित के लिए वह कर रहा है। परहित की भावना उसके मन में है कि परहित का अर्थ क्या होता है कि दूसरों की भलाई सोचना। तो उसके अंतर्गत जो भी साधन संपन्नता है या नैसर्गिक साधन संपत्ति जिसे हम कहते हैं, वह सारे अपने देशवासियों के ऊपर वह बिखर रहा है। दृश्य यहाँ के सुंदर सुखकर, उत्तर दिशा देश की कायम। अब देखिए, अगर हम उसकी प्राकृतिक सुंदरता अगर देखते हैं तो बहुत ही विलोभनीय है, मनोहारी है, और इसी प्राकृतिक सुंदरता के कारण वह सदियों से
एक विशिष्ट रूप में अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। अगर हम देखते हैं हमारी धार्मिक पौराणिक कथाओं में भी हम सुनते आ रहे हैं कि ऋषि मुनियों ने अपने तपश्चर्या का जो स्थान जो है एकमात्र हिमालय पर्वत ही चुना है, क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है। जो स्थान मन को शांत देने के लिए चाहिए वो वहाँ पर है। उसी तरह अगर हम देवताओं के बारे में कथाएं सुनते हैं तो चाहे वो भगवान शंकर हो, महादेव हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सारे ईश्वर की कथाएं हमें इस हिमालय पर्वत से जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर सुंदर सुंदर दृश्य, उसकी सुंदरता मन को विलोभनीय करने वाली है और उसने उत्तर दिशा में अपना स्थान कायम रखा हुआ है। खुश हो इसे देखकर अंबर सतरंगी सपनों की आभा। तो अब देखिए यहाँ पर उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कवि करे कि उत्तर दिशा में वह कायम स्थिर है। शुरुआत से ही सदियों से वह अपने इस स्थान पर अड़िग है और उसको उसकी सुंदरता देखकर अंबर का अर्थ क्या होता है कि आकाश या आसमान, कि उसकी सुंदरता को देखकर, हिमालय पर्वत की सुंदरता देखकर आकाश भी उसके ऊपर खुश हो जाता है। सतरंगी सपनों की आभा, सतरंगी अर्थात 7 रंगों की, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आकाश में आप लोग देखते हैं बादल छा जाते हैं तब आकाश में सप्तरंगी इंद्रधनुष छाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि कह रहे कि हिमालय पर्वत की जो सुंदरता है वह सतरंगी सपनों के समान है। आभा अर्थात चमक, कि सूरज की किरण जब उसके बरफाच्छादित या जल पर आती है, सूर्य की किरण के कारण वहाँ के जल की बूंदों पर सतरंगी आभाओं की चमक अर्थात चमक होती है। तो उसी प्रकार उसके भी अपने सपने हैं, हिमालय पर्वत के भी सपने हैं और वो सपने हैं अपने कर्तव्य की पूर्तिता के। तो यह सपनों की आभा की चमक हमें वहाँ पर दिखाई देती है। उम्मीदों का घड़ा हिमालय कितनी सदियां बीत चुकी है। उम्मीदों का घड़ा अर्थात आशाओं का भंडार हिमालय पर्वत के अंदर हमें दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि उम्मीदों का घड़ा हिमालय, यह उपमा क्यों की है, क्योंकि देखो वह हमेशा से सदियों से उसका स्थान हम देखते आ रहे हैं, वह अचल है और अड़िग है। उसने अपने स्थान पर वह हमेशा अड़ा रहा है, अपने कर्तव्य के प्रति वह हमेशा सतर्क रहा है, सतेज रहा है। स्वयं के अंदर उसने बहुत सारे रहस्य समेटे हुए वह खड़ा है। इसमें अगर देखा जाए तो उसके अतुलनीय सुंदर दृश्य तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वह हमारे लिए जीवन दाता भी है। अब वो जीवन दाता कैसे है, तो उसके द्वारा जो जल मिलता है नदियों के रूप में, उससे सारी सजीव सृष्टि आज भी हम देखते हैं कि जीवित है। उसके साथ साथ औषधि रूपी जड़ी बूटियां है और इसके साथ साथ दुश्मनों से वह हमेशा रक्षा करते आ रहे हैं, जनहित या भारतवासियों का, देशवासियों का। इसीलिए इसे देखने में सदियां बीत चुकी है, लेकिन वह आज भी अपने स्थान पर अड़िग है, एक जगह पर वह खड़ा है निश्चय होकर। शब्दार्थ देखते हैं। जड़ी बूटियां औषधियों के रूप में प्रयुक्त होने वाली पेड़ पौधों की जड़ी, पत्तियां, फल, बीज आदि। अंबर, आसमान, आकाश। सतरंगी 7 रंगों की। आभा, चमक। उम्मीदों का घड़ा अर्थात आशाओं का भंडार। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य भाग 7 के पाठ हिमालय से ली गई है और इसके रचयिता घमंडीलाल अग्रवाल जी है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय के अतुलनीय दृश्यों को दर्शाया गया है। व्याख्या में आप लिखेंगे हिमालय की छटाएं तो अतुलनीय है, परंतु वहां पर पाई जाने वाली औषधि एवं जड़ी बूटियों भी विश्व स्तर की है। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो यह सतरंगी दिखता है। कई सदियां बीत चुकी है, हिमालय जो का त्यों अटल है, स्थिर है। अब कविता के अगले काव्यांश को हम पढ़ते हैं। हमको रक्षा कर इसकी करनी, कहती है यह हमसे जननी। यह पहचान संस्कृति की है, इसमें शान निहित है अपनी। नई सदी के देख करिश्मे, लाज शर्म से गड़ा हिमालय। कितनी सदियों
बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय। अब देखिए, जननी, जननी का अर्थ क्या होता है कि माँ। माँ को हम क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। हमारी माता को हम जननी कहते हैं। तो हमारी माता क्या है? हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, अर्थात यह धरती। अब धरती माता हमसे विनती कर रही है कि हमें भी हिमालय की रक्षा करना चाहिए। अब देखिए, सदियों बीत गए, वह अपने कर्तव्य में अडिग रही है, अचल रही है। कितने भी संकट आए उसके ऊपर, चाहे वो प्राकृतिक संकट हो, नैसर्गिक सौंदर्य नैसर्गिक संकट हो, प्राकृतिक संकट हो, या दुश्मनों के द्वारा दिए गए संकट हो, लेकिन उसने क्या किया है? हमेशा भारतवासियों की रक्षा की है। तो अब हमारा कर्तव्य है, हम भारतवासियों का कर्तव्य है कि हमें भी इसकी रक्षा करना है। अब देखिए, आज हमने मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दुरुपयोग किया है, और इसका असर हिमालय पर्वत पर भी हुआ है। तो आज से हमारी जननी के द्वारा दी गई यह वचन पूर्ति, जिस प्रकार से हिमालय पर्वत अपनी वचन पूर्ति कर रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी इसकी रक्षा करें। यह हमसे कौन करे? जननी कह रही हमारी। यह पहचान संस्कृति की है, इसमें शान निहित है अपने। अब देखिए, संस्कृति अर्थात जीवन शैली या पारंपरिक आचार विचार, हमारे भारत के संस्कृति की जो पहचान है वह हिमालय पर्वत से ही मानी जाती है। क्योंकि अगर हमारे देश में किसी को भी अन्य देश के परदेशी लोगों को एंट्री करना है, तो वो हिमालय पर्वत से ही, वहां पर उसका जो प्रमुख द्वार है, जो भारत का शान है, जो भारत का मुकुट है, वही से है। तो हमारी संस्कृति की जो परिचय देता है वह हिमालय पर्वत देता है। तो वह हमारी पहचान है संस्कृति की, और इसीलिए हमारी जीवन शैली या हमारी पारंपरिक आचार विचारों को हमें क्या करना है? उसका संरक्षण करना है, और इसी में हमारी शान निहित है। अर्थात शान का अर्थ क्या है? हमारा प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। अगर हम हिमालय पर्वत ऐसे नैसर्गिक साधन संपत्ति, प्राकृतिक साधन संपत्तियों की रक्षा करेंगे, उसी में हमारा भारतवासियों की मान प्रतिष्ठा निहित है। कई सदियों के देख करिश्मे लाज शर्म से गड़ा, नई सदियों के देख करिश्मे लाज शर्म से गड़ा हिमालय। अब देखिए, नई सदियों के जो आज के नए युवक हैं, उनको इतना महत्व पता नहीं है हिमालय पर्वत के बारे में, वो इतना नहीं उसकी तरफ ध्यान दे रहे। तो उसके नई पीढ़ियों ने या नए युवकों के द्वारा जो कुछ कार्य किए जा रहे हैं आधुनिक समय में, हम अपने सबसे बड़े रक्षक हिमालय का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो लगातार उस पर चोट पहुंचा जा रही है, उस पर आघात हो रहा है। तो हमें क्या करना है? धीरे धीरे हिमालय के एहसानों को हमें नहीं भूलना है, जो कि आज हम भूलते जा रहे हैं। तो हमें हिमालय के इस एहसानों को हमें याद रखना है, और इसलिए हम आज हिमालय के द्वारा जो एहसान हम हमारे देशवासियों पर किए हैं, उसे भूल जाने के कारण नई सदियों के युवकों के द्वारा जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, कर्तव्य पालनता में जो निष्क्रियता दिखाई दे रही, इससे वो क्या हो रहा है? लाज शर्म से गड़ा जा रहा है, और एक जगह पर खड़ा हिमालय। शब्दार्थ देखते हैं। जननी, माँ, माता, संस्कृति, जीवन शैली, पारंपरिक आचार विचार, शान, प्रतिष्ठा, मान, निहित, छुपी हुई, छुपा हुआ, करिश्मे, कर्तव्य, काम, लाज शर्म से गड़ा, लज्जित, शर्मिंदा। संदर्भ में आप सेम लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से ली गई है। हिमालय इस कविता के रचयिता घमंडीलाल अग्रवाल जी है, और प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि हमें हिमालय की रक्षा करनी चाहिए। व्याख्या में आप लिखेंगे, हिमालय ने हमारी सदियों से रक्षा की है, दुश्मन कभी इसको लांघ नहीं पाए, अतः हमारी मातृभूमि भी हमसे कहती है कि हमें इसकी रक्षा करना चाहिए। किंतु वर्तमान कमजोर रक्षकों से हिमालय का मान घटा रहा है, मान सम्मान पर आघात पहुंचा रहा है। तो बच्चों, इस कविता के द्वारा हमें हमारे कर्तव्य की तरफ ध्यान देने के लिए कहा गया है कि हमें तन मन से हिमालय की सेवा करनी चाहिए। इसके उस पार जो आक्रमणकारी, जो दुश्मन है, उनसे इसकी रक्षा करना है, ताकि इसकी सुंदरता और उसकी संस्कृति कायम बनाए रखी जाए। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।